Yes, good morning students. Welcome back. Here is the same topic that we have started in the previous video, chapter number 12 of class 10th physics, electricity. इलेक्ट्रिसिटी का हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था। हम लोग लास्ट जो था टॉपिक हमारा चल रहा था कि चार्ज बनते कैसे हैं, और मैंने वहाँ मेंशन किया था एक एग्जांपल कि मैंने एक ग्लास रोड ली और फिर मैंने उसे सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया। क्योंकि ग्लास रोड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने को रेडी है, जबकि सिल्क में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, that will accept that loosely bounded electrons that are donated by glass rod। जो ग्लास रोड loosely bound electrons अपने लूज कर रहा है, सिल्क क्लॉथ उसे एक्सेप्ट करेगा। हमने रब किया था ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम अब इस ग्लास रोड को बैलून के साथ, पेपर के साथ अगर आप इस तरीके से इसे लेके जाते हो, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ चुका है और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, अगर रब करने के बाद आप इसे बिल्कुल छोटा सा पेपर, क्योंकि इतना भी अट्रैक्शन पावर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लो पेपर का, इसको रब करो थोड़ी देर ताकि इसके ऊपर चार्ज आ जाए, फिर इसको लेके जाओ। ये क्या करेगा, वो पेपर जो होगा ना वो अपने आप इसके साथ चिपक जाएगा, जबकि आपने तो कोई फेविकॉल यूज नहीं किया, आपने तो कोई मटेरियल यूज नहीं किया, तो वो किस लिए अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज बॉडी आ गया है और जो पेपर था वो अनचार्ज था, और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। हमने इसको चार्ज किया था, मैंने वहां मेंशन किया जितने इलेक्ट्रॉन्स ये ग्लास रोड लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज जनरेट होगा। जैसे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने पर इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर आ गया नेगेटिव। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पहले जितना चार्ज था, अब इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। इसके ऊपर क्या हो रहा है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव ना। हम लोग बोलेंगे कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता जा रहा है, कि माइनस चार्ज और आ गया, क्योंकि वैसे तो हम ये बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया, बढ़ने के लिए मैंने प्लस साइन लगाया कि एक और इंक्रीज हो गया, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता ही क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग इसको लिखते हैं ई से, यानी इसके ऊपर माइनस ई चार्ज आ गया, जबकि यहां से ही तो वो इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गायब, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक जो था उसकी वजह से चार्ज वो कम हो जाएगा, यानी कि माइनस में, और ये किसके इक्वल है, माइनस ई के, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और माइनस साइन के साथ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसीलिए हम बोलते हैं जो देता है उसके ऊपर प्लस ही चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा, और जिसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इसी बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लो कि अगर इसने अपने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास मान लो पहले ना 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 9 + 1, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कैसे ये लिख सकती हूँ 9 + 1, प्लस भी 1 कर दो और माइनस भी 1 कर दो, डन। 10 को पहले मैंने लिखा 9 + 1, अब मैं इसे लिख रही हूँ 9 + 1 + 1 -1, मतलब मैंने ये अपनी मर्जी से ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इससे क्या हुआ, आप इसको जनरली 10 भी रहने दे सकते थे, 10 इलेक्ट्रॉन की जितना है 10 में आपने अपनी मर्जी से +1 किया, -1 किया। अब 10 + 1 11, माइनस का 1, अब ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, इनके पीछे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन प्लस भी कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस भी कर दिया, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, के चार्ज के जितना -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्या कर रहा है, ग्लास रोड एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर इसने ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया
तो इसके पास क्या रहेगा 11 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज। ये अगर माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका चला जाए यानी कि माइनस हो गया, तो इसका क्या रह जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज। 11 इलेक्ट्रॉन है क्या, जितने इसके पास ऑलरेडी थे उसमें एक प्लस हो गया, इसलिए मैंने कहा जाने पर प्लस हो जाता है और आने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए यानी उसके पास माइनस चार्ज और आ गया, उसकी वजह से माइनस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जितना आ जाता है। अब यही अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो इसके ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज, इसके ऊपर -2। 3 देगा तो 3n देगा तो n इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज यहाँ ग्लास रोड पर प्लस में आ जाएगा, यहाँ -e इलेक्ट्रॉन यानी इतना चार्ज कम हो जाएगा। तो इस टाइप से ये चार्ज जनरेट होते हैं। चार्ज और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही हैं। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जहां से वो आए हैं क्योंकि वहां का नेगेटिव कम हो गया। नेगेटिव कम हो जाने से पॉजिटिव अपने आप हो जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसका यूज क्या है, जैसे अगर मान लो आपको अपने फ्रेंड के साथ मजाक करना है, आप क्या कर सकते हो। हम लोग काफी बार फील करते हैं कि हम लोग किसी जगह पर बैठे हैं या अचानक से कहीं बैठ रहे हैं तो हमें एकदम से ना ऐसे कुछ टच हो जाए तो हमें ऐसा लगता है अरे इसने तो करंट मारा, मुझे करंट फील हुआ। तो वो क्या एक्चुअल में करंट है या नहीं और वो हमें क्यों फील हुआ वो देख लेते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोग चेयर पे बैठे हैं, हम लोग काफी देर से मूवमेंट कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठ कभी कैसे, तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेयर के साथ बार बार रब कर रहे हैं, चेयर के साथ बार बार रब कर रहे हैं। और जब रबिंग होती है तो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी बनती है, हीट एनर्जी की वजह से इनको एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए। तो दोनों के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव तो एक पे नेगेटिव। यही हमारे साथ हुआ, हम चेयर पर बैठे, हम लोग काफी देर से रबिंग कर रहे हैं, बार बार मूवमेंट कर रहे हैं, तो रब ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो हमारी बॉडी पे कोई चार्ज आ जाता है, जिस चेयर पे हम बैठे हैं उसके ऊपर चार्ज आ गया, हम दोनों पे अपोजिट, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। देन अब दोनों के ऊपर आ चुका है चार्ज। अब अगर आप डाल लो नॉन कंडक्टिंग शूज, यानी ऐसे शूज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को अपने अंदर से ना जाने दे, तो आप नॉन कंडक्टिंग शूज डाल लीजिए ताकि जो चार्ज रब करने की वजह से आपकी बॉडी में आ गया है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट रहे, इकट्ठा होकर रहे, वो अर्थिंग ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने कंडक्टिंग डाले तो वो चार्ज कंडक्टिंग है तो चार्ज उसके अंदर से चला जाएगा, जो भी हम नीचे शूज डालेंगे और उसके जरिए अर्थ में, अर्थ हमारा एक्स्ट्रा करंट ले लेगा। तो हम चाहते हैं किसी के साथ अगर इस टाइप का मजाक करना तो हम क्या रख सकते हैं, हम नॉन कंडक्टिंग शूज डालें, रबड़ के, लक्कड़ के, जिसमें से करंट ना जाता हो। अब हमने बहुत सारा रब करके अपने अंदर चार्ज इकट्ठा कर लिया। अब अपने फ्रेंड को बुलाएंगे, फ्रेंड को टच करेंगे, टच करते ही उसको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत देर से रब करके अपने अंदर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। हम अच्छे कंडक्टर हैं, फ्रेंड अच्छा कंडक्टर है, ह्यूमन बीइंग अच्छे कंडक्टर है, तो मेरा जो करंट है जैसे ही मैंने उसे टच किया उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। और चार्ज जब फ्लो हो रहा है, चार्ज यहाँ से उसकी बॉडी में क्या, चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट। तो करंट प्रोड्यूस हो गया और उसको करंट लग जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि जो फ्रेंड है उसके शूज स्लाइटली कंडक्टिंग हो ताकि उसकी बॉडी में ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट ना हो, नहीं तो उसे ज्यादा लग जाएगा। ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होने देना उसकी बॉडी में, स्लाइटली कंडक्टिंग हो ताकि थोड़ा बहुत करंट जो है वो अर्थ में चला जाए और उसके करंट भी लग जाएगा, उसको फील भी हो जाएगा। तो मजाक हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हमको काफी बार फील होता है। सेकेंड थिंग हम ये लोग कर सकते हैं कि हम लोग चेयर पे बैठे हैं, हम लोग किसी पोर्शन पे काफी देर से रब कर रहे हैं, रब करते जाओ, रब करते जाओ, आपकी बॉडी पे भी चार्ज आ गया, चेयर के उस पार्ट पे भी चार्ज आ गया। फ्रेंड को बोलो चेयर के उस पार्ट को टच करे, उसको फिर से करंट लगेगा क्योंकि बॉडी उसकी उस टाइम तक अनचार्ज थी और जहां आपने रब किया है चेयर को वहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, तो चार्ज उसकी बॉडी में, क्योंकि वो कंडक्टिंग है, उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और उसे करंट फील होगा। एक और एग्जांपल इसका, आप लोग पहले के व्हीकल्स में, ट्रैक्टर में, जैसे ऑयल टैंकर, ऑयल के टैंकर जिस भरे जाते थे ट्रैक्टर्स में,
तो वहां पर ना आगे और पीछे मेटल की चैन लटकाई जाती थी, या आगे या पीछे या दोनों तरफ मेटल की चैन लटकाई जाती थी। उनका क्या यूज होता है, देखिए अगर ये बॉडी ट्रैक्टर है, ऑयल टैंकर है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है या गैस भरी हुई है, इनके आगे पीछे हमेशा आपको मेटल की चैन मिलेगी। क्या करते थे हम लोग, अगर आगे जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर आगे जा रहा है, आगे जाएगा, दैट मीन्स ये फ्रिक्शन इसके टायर्स और जो अर्थ है उनके बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो हीट जनरेट होगी, एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ट्रैक्टर के ऊपर आ जाता है चार्ज। चार्ज आ जाने की वजह से इसके ऊपर बहुत देर तक, क्योंकि आपने कुछ कंडक्टिंग मटेरियल नीचे रखा ही नहीं हुआ इसकी बॉडी में, बहुत, क्योंकि फ्रिक्शन, गाड़ी चलती रह रही है, फ्रिक्शन लगता रह रहा है, इसकी बॉडी में बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो ये ऑयल टैंकर है, जिसकी वजह से यहाँ स्पार्किंग हो सकती है, क्योंकि चार्ज है, करंट लगेगा, स्पार्किंग ऑलरेडी बढ़ावा देती है, तो स्पार्किंग होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए प्रिकॉशन की फॉर्म में मेटल्स की चैन लटकाई जाती है। ये क्या करेंगे, ये इसके अंदर चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देंगे। जो चार्ज इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, साथ के साथ आपने कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया, मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर, ये क्या करेंगे, साथ के साथ उन एक्स्ट्रा चार्ज को नीचे भेजते रहेंगे, अर्थिंग करते रहेंगे, अर्थ में जाता रहेगा, जिसकी वजह से कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, कोई करंट नहीं लगेगा। आजकल आप लोग चैन, अगर हम लोग अपनी गाड़ी लें और गाड़ी के आगे हमें आगे पीछे ऐसे चैन लटकानी पड़े तो कितना ओवर हो जाएगा। इसीलिए आजकल जो हमारे टायर्स हैं, टायर रबड़ के होते हैं, रबड़ के अलावा आजकल उनमें थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया जाता है, जो साथ के साथ, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब मेटल वगैरह कुछ भी हो सकता है, जो जैसे ही चार्ज यहाँ इकट्ठा होगा फ्रिक्शन की वजह से, वो साथ के साथ अर्थ में ट्रांसफर होता रहता है और कोई स्पार्किंग नहीं होती। तो आजकल टायर ही रबड़ के साथ किसी कंडक्टिंग मटेरियल भी थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है। सो ये था चार्ज टॉपिक। चार्ज की प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा देती हूँ, जो कि आप 7th-8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। चार्ज, चार्ज क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच इट एक्वायर्स ऑन रबिंग। ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये तब अटेन करता है जब इसे किसी चीज के साथ रब किया जाता है। जैसे ही रब किया, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हर एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। देयर इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड एन अनचार्ज बॉडी। इसीलिए हम लोगों ने जब बैलून को रब करते हैं, अपने बालों में रब किया, दैट मीन्स दोनों पे चार्ज आ गया। अब इस बैलून को अगर वॉल के पास लेके जाएंगे तो ये बैलून वॉल से 1 सेकेंड के लिए चिपक जाएगा, क्योंकि चार्ज हो चुका है और ये वॉल अनचार्ज है। तो ये था चार्जिंग। अब नेक्स्ट हम करेंगे करंट, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। आपके +2 में एज इट इज आने वाले हैं, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आएंगी। अभी समझो कि बहुत बेटर रहेगा, क्वेश्चन देने में इजी होगा। यस, तो अब स्टार्ट होगा ये चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, here is the first term, first definition of this chapter, that is of electric current. Electric current, we simply call it current. हम लोग normally इसको current ही बोल देते हैं because we are studying electricity, so it is common that we are discussing about electric current, not other type of current. Firstly, there current means flow of anything, flow of
एनीथिंग। करंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो करना, किसी भी चीज़ का बहना एक जगह से दूसरी जगह। और कोई चीज़ कब बहती है, कब फ्लो करती है, जब वो एक जगह पर ज़्यादा प्रेजेंट हो, किसी जगह पर कम प्रेजेंट हो। तो ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा बहाव रहता है हर चीज़ का। जैसे आप लोग यहाँ पानी का गिलास गिरा दीजिए तो होगा क्या, पानी का गिलास आप बिल्कुल सीधा करके गिरा रहे हैं, मतलब नीचे नीचे सीधा इसी जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन वो पानी फैल रहा है। फैलने के दो कारण है, दो रीज़न है। एक तो वाटर में कैपेसिटी होती है फ्लो करने की, जैसे हम फ्लूइड्स कहते हैं, फ्लूइडिटी, फ्लो करने की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से पानी बह जाता है, फैल जाता है। सेकेंड रीज़न ये भी है, हम लोगों ने पानी बिल्कुल यहाँ नीचे गिरा रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा गिरा रहे हैं, तो पानी सिर्फ यहीं इकट्ठा होना चाहिए था, वो फैलना नहीं चाहिए था, बट वो फैल रहा है। किस वजह से, एक तो उसकी प्रॉपर्टी समझ आई, साथ ही साथ हम जब यहाँ पानी गिरा रहे हैं तो हमने यहाँ पर उसकी पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ला दी। यहाँ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि इसके आसपास के एरिया में पानी है ही नहीं, पानी की कंसंट्रेशन यहाँ के कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ है नहीं, यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो अब लेवल है सेम, तो अपने आप ये पानी कहाँ जाएगा, दूसरी जगह पर, ज़्यादा से कम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लेवल का गैप हो गया। तो कोई भी चीज़ फ्लो तभी करती है जब लेवल का गैप हो। लेवल का गैप होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के फ्लो करने के लिए। तो पहले मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ सिर्फ करंट का। जैसे करंट आप लोग अगर कभी सुना हो ना, तो आप लोगों को करंट, वाटर करंट कभी सुना, वाटर करंट, एयर करंट, क्या होते हैं ये। और आज है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट, एयर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और भी शायद करंट की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी। क्या होता है ये वाटर करंट? करंट का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना, ज्यादा से कम की तरफ। वाटर करंट दैट मीन्स वाटर का फ्लो करना। जब पानी एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है, तो अगर पानी फ्लो करेगा ना तो इसे बोला जाएगा वाटर करंट। हवा के लिए एयर करंट, कहीं पर हवा चल रही है, कहीं बिल्कुल हवा ही नहीं है, तो जहाँ चल रही है ना अपने आप, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ से अपने आप जहाँ का हवा नहीं है उस डायरेक्शन की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसी को बोलते हैं एयर करंट, क्योंकि वहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, गैप क्रिएट हो गया। जब जब गैप क्रिएट होगा, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम, तो अपने आप फ्लो करेगी चीज़, अगर उसमें कैपेसिटी है फ्लो करने की। अब सॉलिड में नहीं होती, ऐसा नहीं है मारकर आपने एक जगह सारे इकट्ठे कर दिए ये अपने आप फैल जाए, फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए नहीं। फ्लो करने की कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप वो फ्लो कर जाएंगे, अपने आप ही फैल जाएंगे। अब देखिए वाटर करंट, एयर करंट तो समझ आया, पानी का फ्लो करना, एयर का फ्लो करना। जैसे अगर वाटर करंट का समझाऊं तो एक तो मैंने ग्लास वाला एग्जांपल बताया, सेकेंड आप कंटेनर ले लीजिए, इसके अंदर पानी भर दीजिए, ऐसे तो ये गिर जाएगा, इसीलिए इसको कनेक्ट किया। एक और सेकेंड कंटेनर लिया, इसमें पानी भरा हुआ है सिर्फ इतना, इसमें पानी भरा हुआ है ज़्यादा, इसमें पानी आपने ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। अब ये कनेक्टेड है, एक जगह पानी बहुत ज़्यादा एक जगह कम है, ये पानी ऑटोमेटिकली यहाँ आना स्टार्ट कर देगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। यहाँ से पानी कम होता जाएगा, यहाँ ज़्यादा होता जाएगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं होता ये पानी अपने आप फ्लो करता रहेगा। हमें कुछ वर्क डन करने की नीड नहीं है, हमें कुछ करने की नीड नहीं होती। सो ये अपने आप फ्लो कर रहा है और वाटर फ्लो कर रहा है, सो इट इज नोन एज वाटर करंट। किस रीजन की वजह से ये करंट फ्लो हुआ, क्यों करंट बनाई, क्यों फ्लो हुआ, तो इसका रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि यहाँ ये देखिए, यहाँ ये इतना लेवल सिर्फ इतना भरा हुआ है और यहाँ ये इतना, तो इनके बीच में ये इतने लेवल का गैप है, तो ये लेवल गैप की वजह से फ्लो हुआ। किसकी वजह से हुआ? लेवल गैप की वजह से। यहाँ पर लेवल्स का डिफरेंस था, लेवल में गैप था, इसी वजह से यहाँ पर वाटर करंट हुआ। सिमिलरली एयर करंट कंसंट्रेशन गैप की वजह से, कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब उसका लेवल ज़्यादा, कहीं कम, ज़्यादा है अमाउंट उसकी, कहीं कम है तो ज़्यादा से कम की तरह, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते वो अपने आप फ्लो करेगा। यही तो अगरबत्ती अपने आप स्प्रेड हो रही है
जहां आपने चलाई वहां से जहां नहीं चलाई उन डायरेक्शंस में। एक तो वो गैस है, वैसे ही उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है कि वो फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। सेकेंडली क्योंकि वहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, वो अपने आप धुआं जो है, गैसियस फॉर्म जो है, वो अपने आप स्प्रेड होना स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ दिस गैप। सो करंट, जैसे यहाँ पर वाटर करंट था, एयर करंट था, सिमिलरली यहाँ है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल गैप क्रिएट करने वाला होगा। इसको तो देखेंगे हम बाद में कि किसने पोटेंशियल गैप क्रिएट किया, कैसे किया। सेलुलर बैटरी है इसका आंसर, ये कंप्लीट करवाने के बाद बताऊंगी। फिलहाल है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्योंकि मेन टॉपिक पे कुछ ना कुछ हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट, it is the rate of flow of charge। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मीनिंग फिजिक्स में क्या होता है? टाइम के साथ रिलेशन। रेट मीनिंग एक तरीके की स्पीड, कि वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज का फ्लो होना ही करंट प्रोड्यूस करता है। चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रिक वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लिया गया। वाटर करंट में वाटर के लिए था, एयर करंट में एयर। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला, दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए किया गया, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना प्रोड्यूसर्स करंट, और कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है उसकी रेट क्या है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको बोलते हैं पर्टिकुलरली तो इलेक्ट्रिक करंट। करंट बनता क्या है, कैसे बनता है? चार्ज के फ्लो की वजह से। सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, कि रेट कि टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल आई से। अगर मैं इसको पहले मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, तो मैं क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट लिखा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो। रेट मीन्स टाइम के साथ। सो कितने टाइम में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना चार्ज अपॉन में टाइम। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का सिंबल होता है आई, करंट का सिंबल होता है आई। जैसे मास को आप कैपिटल एम से लिखते हो, लेंथ को एल लिखते हो, ब्रेथ को बी लिखते हो, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। करंट का सिंबल है आई। चार्ज, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, चार्ज का सिंबल होता है क्यू। टाइम, टाइम का क्या होगा, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, ये तो ऑलरेडी यूज करते आए हो। कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज फॉर टाइम। सो I equals to Q upon T. Current equals to charge upon time. So here we get the very first formula of this chapter. सबसे पहला फॉर्मूला हमें मिल गया इस चैप्टर का, I equals to Q upon T. नेक्स्ट है आपके पास I equals to Q upon T. इसी को अगर मोल्ड करें तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, T की मल्टीप्लाई I से करोगे तो क्या आ गया, आई टी। तो Q का फॉर्मूला आया I मल्टीप्लाई T। आप Q को स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों ही लिख सकते हो, बट करंट को कैपिटल I लिखना, टाइम को स्मॉल t लिखना। ये इसके कुछ सिंबल्स हैं, लेकिन चार्ज आप कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों ही यूज कर सकते हो। सो I इक्वल्स टू Q अपॉन T एंड Q इक्वल्स टू IT. These were the very first formula of this chapter. Now unit, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, करंट की यूनिट। करंट के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नेम था मारी एम्पियर एंड
जो साइंटिस्ट थे ऑलमोस्ट वो अपने नेम पर ही यूनिट देते थे, तो इसकी करंट की जो यूनिट है, करंट की जो एसआई यूनिट है, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट पर वर्क करते हैं, एसआई यूनिट है एम्पियर। एम्पियर इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू, क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी यानी कि टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, जिसे आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एम्पियर इसकी कूलम और टाइम की सेकेंड। अब तो अगर हमसे यहाँ यूनिट रख दे हम, तो आई की यूनिट ए एम्पियर, क्यू की कूलम और टाइम की सेकेंड, तो एम्पियर का मीनिंग हो गया कूलम पर सेकेंड। आपको पूछ लेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या है, बट ऑप्शन में आपको एम्पियर ही नहीं देंगे, तो उस केस में क्या यूज करना है, एम्पियर का मीनिंग कूलम पर सेकेंड भी होता है, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। इसे लिखने के 2-3 तरीके हैं, क्या, या तो C/S यानी कूलम पर सेकेंड ऐसे लिखो, या फिर आप कूलम पर सेकेंड इस तरीके से लिखो, या फिर आप इसे कूलम पर सेकेंड डिवाइड को स्लैश से रिप्रेजेंट करते हो तो ये लगा दिया, या फिर आप नीचे वाली चीज को ऊपर लाने के लिए क्या करते हो, इनवर्स लगाते हो, तो कूलम पर सेकेंड। तो ये इसी बात को लिखने के तरीके हैं, आपको किसी भी फॉर्म में ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कैसा मिलेगा। सो कूलम पर सेकेंड ये हुआ। एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 एम्पियर क्या है, हमने करंट पढ़ लिया, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमने उसका फॉर्मूला निकाल लिया, यूनिट निकाल ली, लेकिन हम 1 एम्पियर कैसे समझाएं, 1 एम्पियर कैसे समझाते हैं, किसी का भी इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आएंगे। आप यूनिट पढ़ोगे, वो कहेंगे इसको समझाओ, तो कैसे समझाते हैं, फॉर्मूले से, उसके यूनिट के सिस्टम से। ये कहाँ से निकाला, फॉर्मूले से, मतलब सारे आंसर फॉर्मूले में छुपे हैं, और फॉर्मूला खुद डेफिनेशन में छुपा हुआ है, तो हमें करनी है डेफिनेशंस। अब 1 एम्पियर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, करंट ले लो 1 एम्पियर का, चार्ज ले लो 1 कूलम का, मतलब 1 ले लो, टाइम 1 सेकेंड का, तो बन गया 1 एम्पियर का करंट। अब इसे इंग्लिश में ऐसे बताएं, बोल दो भाई, इफ द करंट, इफ इन 1 सेकेंड 1 कूलम चार्ज, या फिर इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन, 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, इफ 1 कूलम चार्ज flows in a conductor in 1 second, then the current produced is said to be of 1 ampere। तो करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसे कहेंगे कि वो 1 एम्पियर का करंट बना है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन यही हुई कि if 1 कूलम चार्ज flows in a conductor in 1 second, then the current is said to be of 1 ampere। तो करंट कहेंगे कि 1 एम्पियर का प्रोड्यूस हुआ। सो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।